मैं मनोज कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, सरस्वती शिशु मंदिर, इंटर कॉलेज केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग व अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अनुगमन वेग पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि आपको इससे पता चल जाता है कि किसी चालक में बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रॉन कितने वेग से चलते होंगे। क्योंकि अभी तक आपको ये पता है कि चालक में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहती है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, कितने वेग से चलते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अनुगमन वेग। तो देखते हैं अनुगमन वेग क्या होता है। ये मेरे पास कोई चालक है, चालक तार काफ़ी मैंने बड़ा बनाया है इसे आपको समझाने के लिए, काफ़ी मोटा बनाया है तार को, जबकि आप जानते हैं चालक तार दो आप देखते हैं वो इतने मोटे नहीं होते। और ये चालक है, चालक तार है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें मैं कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इस अध्याय से पहले आपने जो अध्याय पढ़े होंगे उसमें आपको पता होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि नहीं तो मेरा टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालकों में पाए जाते हैं। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चालक के अंदर अनियमित गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? अनियमित गति। और ये बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। क्या होते हैं ये? बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। लगभग ये मान के चलिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व होता है वो 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होता है चालकों में। कितना होता है? सामान्य ताप व दाब पर चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कितना होता है? 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब। प्रति मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10⁻29 यानी कि 10⁻29 समझ रहे होंगे ना? ये कितनी बड़ी संख्या है, जीरो लगाते चले जाओ। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होता है धातुओं में या चालकों में। तो बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालकों में। लेकिन इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कमरे के ताप पे जो वेग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। ये होता है इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग का मतलब कमरे के ताप पर इस चालक को जो ऊष्मा मिलती है उस ऊष्मा के कारण ये इलेक्ट्रॉन लगभग इतने वेग से इसके अंदर चालक के अंदर अनियमित गति करते रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हैं, कुछ ऐसे भाग रहे हैं, कुछ ऐसे भाग रहे हैं, कुछ ऐसे भाग रहे हैं। यानी कि इन इलेक्ट्रॉनों के वेग की दिशा, क्या पता इसका वेग ऐसे हो, ये ऐसे दौड़ रहा हो, क्या पता ये ऐसे दौड़ रहा हो, क्या पता ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा हो, क्या पता ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से दौड़ रहा हो, या और इलेक्ट्रॉन ले लो, क्या पता ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से दौड़ रहा हो, क्या पता ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जा रहा हो। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, मैंने आपको बता दिया। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों में खूब होते हैं, लेकिन कमरे के ताप पर इनका जो वेग होता है वो अनियमित होता है। उसे कहते हैं ऊष्मीय वेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय वेग। ये होता कितना है? 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन लगभग हर एक इलेक्ट्रॉन इतने वेग से चालक के अंदर दौड़ता है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों की वेग की दिशा अनियमित होती है। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोई इधर आ रहा है, कोई आगे को जा रहा है तो कोई पीछे को जा रहा है,
कोई दाएं को जा रहा है तो कोई बाएं को जा रहा है। कुल मिला के इन इलेक्ट्रॉनों का जो अलग अलग वेग है वो कैसा होता है, अनियमित होता है। अगर मैं यहाँ कोई इमेजिन करूँ, यहाँ कोई दरवाज़ा है चालक के अंदर, तो इस दरवाजे में को 10 इलेक्ट्रॉन इधर को निकल गए तो मान लो 10 इधर को निकल गए। समझ गए क्या? तो अगर मैं इसके ऊष्मीय वेगों का औसत निकालूं, ऊष्मीय वेगों का औसत, मान लो एक इलेक्ट्रॉन का वेग था u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग था u2, तीसरे का वेग था, ये लगभग वेग बताया था मैंने ऊपर, u3। ऐसे ही nवें इलेक्ट्रॉन का वेग था un। तो देखो मान लो ये वेग आगे को है, ये पीछे को है, ये वेग दाएं को है तो इससे अगले वाला वेग बाएं को है। जब आप क्या करेंगे, इनका औसत निकालोगे तो वो 0 आएगा। तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग क्या आता है, हमेशा 0 आता है। फिर से समझ लीजिए कैसे आता है। u1 अगर वेग इधर को है किसी इलेक्ट्रॉन का, अगर ये +5 है तो इधर को जाओगे तो ये -5 है। अगर ये 3 है, ये नीचे वाला वेग -3 है। तो कुल मिला के ये वेग अनियमित हैं। तो अगर इनका औसत निकाला जाए तो इन सब वेगों का औसत क्या आएगा, 0 आएगा। आप समझ गए होंगे। इनका वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम का मतलब दिशा सहित इन्हें यहाँ वैल्यू को भरो। तो कोई वेग आगे को है प्लस तो पीछे को क्या है, माइनस है। इस तरह से जब ये आप चिन्ह सहित मान भरोगे तो इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये वेग हमने कब निकाला, ये वेग हमने निकाला कब, जब यहाँ हमने कोई बैटरी नहीं लगाई हुई है, यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग क्या आता है, वो होता है हमारा 0। और जो इलेक्ट्रॉन लगभग कितने वेग से दौड़ते रहते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर यहाँ 10⁵ मीटर पर सेकंड के लगभग वेग से ये चालक में दौड़ते रहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ बैटरी लगा दूँ, मैंने यहाँ बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो प्लस यहाँ आरोपित हो जाएगा और यहाँ क्या आरोपित हो जाएगा, माइनस। तो चालक में एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा प्लस से माइनस E विद्युत क्षेत्र। चालक की लंबाई मान लीजिए L है, चालक का गोल गोल एरिया A है, ये वाला। तो विद्युत क्षेत्र लगाते ही आप जानते हैं, जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल लगता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये एक आवेश है। तो आप जानते हैं कितना बल लगता है विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों पर, F बराबर Q × E। Q है आवेश। आवेश यहाँ कौन दौड़ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा E, स्मॉल e। मैंने यहाँ दिशाएं नहीं ली। तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाओगे ये प्लस टू माइनस, तो यहाँ सारे में विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा और हर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल, हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना बल। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज जब होता है यहाँ, तो नेगेटिव किधर आकर्षित होगा, प्लस की तरफ। तो इन सारे इलेक्ट्रॉनों के पास ऊष्मीय वेग तो है अपना, इनके पास अपना ऊष्मीय वेग तो है, हर इलेक्ट्रॉन के पास ऊष्मीय वेग है। और औसत ऊष्मीय वेग आप जानते हैं वो 0 होता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों के पास ऊष्मीय वेग तो अपना है ही है। अब जैसे ही बैटरी लगाई तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो, ये ऊष्मीय वेग से इधर जा रहा था, इधर। जैसे ही आपने बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक बल बताओ किधर को लगेगा। बैटरी के लगते ही किधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के लगते ही किधर बल महसूस करेगा। तो आप कहोगे ये प्लस की तरफ इस पर एक बल महसूस होगा, ऐसे ऐसे। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, जैसे ही बैटरी लगाई तो ये प्लस इसे कहाँ खींचेगा, इसे भी इधर को खींचेगा। ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन को जो इधर जा रहा था, तो इसे भी ये बल कहाँ खींचेगा, इधर को खींचेगा। तो इस प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉनों पे इधर को बल लगने शुरू हो जाएंगे, इधर को। जैसे ही बैटरी लगाओगे हर इलेक्ट्रॉन पे इधर को बल लगेगा। समझ रहे क्या? अब आप सोचिए, अगर ये बैटरी ना होती
ध्यान से समझना अब आपको, ये बैटरी ना होती तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ जाता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता। लेकिन जब बैटरी लग गई तो बैटरी लगते ही हर इलेक्ट्रॉन पे इधर को खिंचाव होगा, इधर को बल लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए था वो बैटरी के लगते ही कुछ ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, यानी कि यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन बैटरी के बल के प्रभाव में यहाँ नहीं गया, कुछ इधर को खिंचता 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 जा तो उसी तरफ को रहा था अपने ऊष्मीय वेग से, इधर को जाना चाह रहा था ऊष्मीय वेग से, इधर को जाना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही बैटरी यहाँ लगी तो बैटरी ने इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगाया, विद्युत बल लगाया। उस बल ने इसे इधर से यहाँ जाना था, पर उस बल के प्रभाव में ये उसी ऊष्मीय वेग से चलते 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 यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन बैटरी के बल के प्रभाव से ये यहाँ ना पहुँचा, यहाँ नहीं पहुँचा, ये यहाँ ऐसे तिरछा होते 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 यहाँ चला गया। ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे भी इधर को बल लगेगा। तो ये अगर बैटरी ना होती तो यहाँ जाता, पर बैटरी जब इसमें है तो इस इलेक्ट्रॉन पे भी क्या लगेगा, विद्युत बल। तो ये यहाँ ना पहुँच के ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ डॉट डॉट जो मैं लगा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा था, पर बैटरी के प्रभाव से इस पर विद्युत बल लगेगा तो ये ऐसे ऐसे कुछ ऐसे पहुँचेगा यहाँ। ये आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था अगर बैटरी ना होती, लेकिन बैटरी अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, इस पे अंदर को एक बल है, इस साइड को एक बल है, तो ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ जाना चाहिए था बिना बैटरी के, बैटरी है तो यहाँ पहुँचेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चल रहा था, इस पे और बल लगा अंदर को, तो ये और तेज़ी से इधर को बढ़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, इधर, पर बैटरी से कहाँ खींचेगी, इधर को खींचेगी, माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, माइनस प्लस की तरफ खींचेगा। तो ये यहाँ जाना चाहिए था अगर बैटरी ना होती, पर बैटरी अगर है तो ये यहाँ जाएगा, ऐसे तिरछा होते होते। तो आप ध्यान करो, बैटरी के लगाते ही हर एक इलेक्ट्रॉन खिसकना शुरू हो गया। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए था वो इतना खिसक के यहाँ आ गया, जो यहाँ जाना चाहिए था वो इतना खिसक के यहाँ आ गया, जो यहाँ जाना चाहिए था वो इतना खिसक के इधर आ गया, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए था वो इतना खिसक के इधर हो गया, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए था वो खिसक के इधर हो गया। ये बात समझ रहे होंगे ना। तो बैटरी के लगते ही हर एक इलेक्ट्रॉन खिसकना शुरू हो गया। अंग्रेजी में कहते हैं इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना। तो बैटरी के लगते ही हर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ खिसकना शुरू हो जाता है। ये नेगेटिव सिरा है, ये पॉजिटिव सिरा है, ये निम्न विभव है, ये उच्च विभव है। तो जैसे ही बैटरी लगाते हैं तो हर एक बैटरी लगाते ही तार के अंदर क्या बन जाता है, तार के अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है, और वो विद्युत क्षेत्र हर इलेक्ट्रॉन पे बल लगाता है। कहाँ, प्लस की तरफ, अर्थात निम्न विभव से उच्च विभव सिरे वाले सिरे की ओर। विद्युत क्षेत्र जो यहाँ पैदा हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉनों पे बल किधर लगेगा, निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक बल लगना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, थोड़े थोड़े इधर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए था पर बैटरी लग गई, इस वजह से यहाँ से यहाँ गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए था पर बैटरी लग गई, तो बैटरी के बल से ये यहाँ की बजाय यहाँ पहुँचा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग हो गई, हर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा खिसक गया। तो देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन खिसके, क्या ये सब एक दिशा में नहीं खिसके? आप कहोगे जी हाँ, सारे एक ही दिशा में खिसके। तो जब बैटरी नहीं थी तो कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, एक ऐसे जा रहा था तो एक ऐसे जा रहा था। जब बैटरी नहीं थी तो सबका औसत वेग निकाला था वो 0 आ गया था। लेकिन बैटरी के लगाते ही, ऊष्मीय वेग तो इनमें है ही है, लेकिन ऊष्मीय वेग के अतिरिक्त इन इलेक्ट्रॉन के पास एक वेग और आ गया। बैटरी लगाते ही इन इलेक्ट्रॉन के पास अपने ऊष्मीय वेग के अतिरिक्त एक अन्य वेग और आ गया, और वो वेग निश्चित दिशा में है इलेक्ट्रॉनों के पास। क्या है वो वेग? एक निश्चित दिशा में है। तो इस वेग से इलेक्ट्रॉन अब इधर खिसकने शुरू हो जाएंगे। इसी वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। क्या कहते हैं इसे? अनुगमन वेग। ये वेग जो बैटरी लगाने पे मिला, ये वेग सब इलेक्ट्रॉनों को एक ही दिशा में मिला, तो सब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर खिसकेंगे और अब ये धारा यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी। तो जब बैटरी नहीं लगाई थी, केवल ऊष्मीय वेग था, ऊष्मीय वेग बहुत ज़्यादा होता है, ऊष्मीय वेग का औसत निकाला वो 0 होता है। लेकिन बैटरी लगाते ही हर इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया? निश्चित दिशा में वेग मिल गया। निश्चित दिशा में जो वेग मिला,
ठीक है, वो जो वेग मिला विद्युत क्षेत्र लगाने पर या बैटरी लगाने पर, वही अनुगमन वेग है। क्योंकि धारा कब बनती है? धारा जब बनती है जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित दिशा में चलते हैं, और बिना बैटरी लगाए इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में नहीं चलते, इसलिए वो धारा भी नहीं बनाते। तो बैटरी लगते ही इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल जाता है? एक सूक्ष्म वेग मिल जाता है। सूक्ष्म वेग क्यों मिलता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये सूक्ष्म वेग ही क्या कहलाता है? हमारा अनुगमन वेग कहलाता है। इसका मान होता बहुत छोटा है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं VD से। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। देखो कितना कम वेग है ये जो अनुगमन वेग मिलता है ना, ये जो वेग मिलता है बैटरी लगाने पे जो इलेक्ट्रॉनों को वेग मिलता है, कहाँ मिलता है? निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर मिलता है। ये वेग बहुत छोटा होता है। तो अब आप इमेजिन करिए कि तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो कितने कम वेग से मूव करते होंगे। तो इस वेग से इलेक्ट्रॉन इस तार में मूव करेंगे, निश्चित दिशा में करेंगे, तो अब इसमें धारा बन जाएगी। इसी वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट से, शॉर्टकट में पूरा मैंने समझा दिया आपको। जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच बैटरी जोड़कर विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने ऊष्मीय वेग के अतिरिक्त एक अन्य सूक्ष्म औसत नियत वेग निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर प्राप्त कर लेते हैं। इस सूक्ष्म औसत नियत वेग को ही इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। ये तो था अनुगमन वेग के बारे में। अब जो अगला हमारा हेडिंग है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत आता है भाई। थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, वैसे तो इसका शॉर्टकट मेथड भी है, NCERT से बहुत शॉर्टकट मेथड से कराता है, पर वहाँ आपको ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पाने का। तो हम इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे जिससे सारा कुछ हमें क्लियर हो जाए। तो देखते हैं हम। ठीक है भाई, ज़रा इस डायग्राम को बना लेते हैं जो भी हमने बनाया था। ये मेरे पास कोई चालक जी, ये चालक का ये गोल गोल वाला एरिया A, और यहाँ मैंने लगा दी एक बैटरी प्लस और ये माइनस। तो यहाँ प्लस बन गया, यहाँ माइनस, तो विद्युत क्षेत्र बन गया ये हमारा E। ये तार के अंदर भी बना। और यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अब चलेंगे कौन से वेग से चलेंगे? अनुगमन वेग से। केवल वही दिखाऊंगा मैं, बाकी यहाँ में कुछ नहीं दिखाने का आपको। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं कौन से वेग से चलेंगे? अनुगमन वेग VD से चलेंगे। केवल इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। अगर थोड़ा आप ध्यान से इसे समझना चाहें तो देखो, ये चालक तार है। अब चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? इसके अंदर जो परमाणु हैं, परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो वो परमाणु जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं वो भी इसी के अंदर है। जिनसे इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो परमाणु भी इसी के अंदर हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इसमें को चलते हैं ना, तो चलने के लिए यहाँ रास्ता फ्री नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इसके अंदर वो सारे के सारे परमाणु हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो इलेक्ट्रॉन उनसे टकराते हुए चलते हैं। इस चालक के अंदर वे परमाणु जिनसे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, वो परमाणु भी तो इसी में मौजूद हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें को चलेंगे तो उससे टकराते हुए चलते हैं। ठीक है, तो खैर वो अलग बात है। अभी तो हमें ये हेडिंग पढ़ना है।
तो इसका ज़रा थ्योरी थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इस तार की जो लंबाई है वो L है, तार कह लो, चालक कह लो, बात एक ही, इसका एरिया A है। माना L लंबाई के किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। अनुगमन वेग Vd है। और थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसमें को जब दौड़ेंगे तो इन पे बल लगेगा F बराबर QE लगेगा, पता है आपको। वो जो बल लगेगा, जब किसी वस्तु पे बल लगता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण। तो हम लिखेंगे अब यहाँ थ्योरी के बाद, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल F, बल का फॉर्मूला होता है, साइड में लिख देता हूँ, F बराबर Q इंटू E। मैं कह रहा हूँ यहाँ जो Q है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो दोनों पे वेक्टर लगाऊंगा। यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा आपको। नेगेटिव का मतलब है कि जिस तरफ विद्युत क्षेत्र है, जिस तरफ विद्युत क्षेत्र है, ये देखो इधर को, उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा। नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरफ विद्युत क्षेत्र है प्लस टू माइनस, उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा। ये नेगेटिव यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। मैं यहाँ इसका सदिश रूप लेके चल रहा हूँ, तो इतना बल लगा हर एक इलेक्ट्रॉन पे। जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस बल के कारण, इस बल के जो बल लगा ना, कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला A इक्वल टू F अपॉन M। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। F की वैल्यू भरेंगे ऊपर से, F का मान रखने पर A इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये F की वैल्यू है माइनस E अपॉन M। ये हर एक इलेक्ट्रॉन को इतना त्वरण मिल जाएगा, क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है, विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। वैसे तो इसकी बहुत लंबी कहानी है कि जब त्वरण लगा हुआ है तो लगातार इनका वेग क्यों नहीं बढ़ता। ये नियत वेग से क्यों चलते हैं? अनुगमन वेग इनका नियत वेग होता है, जो आपको मैंने अभी पढ़ाया है वो लगभग क्या होता है, इनका नियत वेग होता है, अनुगमन वेग। तो ये जब हर टाइम इस पर बल लगा है तो इसमें त्वरण आएगा, तो हर टाइम इनका वेग क्यों नहीं बढ़ जाता। वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, अभी आप इसे देखिए, इसका प्रूफ करते हैं बस हम। तो ये हो गया हमारा हर एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण, चूँकि इस पर बल लगा। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ जब बैटरी नहीं थी, वो पहले वाली स्थिति याद करिए, जब बैटरी नहीं थी तो ये चालक था, और चालक के अंदर ये कोई इलेक्ट्रॉन था जो u1 वेग से भागा जा रहा था, उसमें वेग था इसका ये, और कोई इलेक्ट्रॉन क्या पता u2 वेग से इधर आ रहा हो। ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन क्या पता u3 वेग से इधर जा रहा हो, क्या पता कोई इलेक्ट्रॉन u4 वेग से इधर आ रहा हो। ये जितने खिसकेंगे विद्युत क्षेत्र लगने पे वो वेग मैंने यहाँ दिखा रखा है, अनुगमन वेग। जितने शिफ्ट होंगे वो वेग दिखाया केवल यहाँ, जितने सीधे चलेंगे विद्युत क्षेत्र लगने पे। तो ये ऊष्मीय वेग थे, ऊष्मीय वेग थे इलेक्ट्रॉनों के। मान लो, अब थोड़ी सी इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन कितनी देर सीधा चलेगा। ये ध्यान से समझ लेना, ज़्यादा लंबा मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ये जिन्हें टॉपिक लंबा हो जाएगा। देखिएगा, इमेजिन करिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ऊष्मीय वेग ये है u1 वेग से चला, ऐसे 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 ऐसे। इसका रास्ता क्लियर है क्या सारा? इसका रास्ता सारा क्लियर नहीं है। बीच में इस तार के अंदर कौन है?
इस तार के अंदर वो परमाणु भी हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो तुरंत सीधा चला, रास्ते में कोई क्या आ गया, कोई परमाणु आ गया, तो उससे टक्कर लगेगी जाके इसकी। तो क्या भी सीधा चलेगा टक्कर लगने के बाद? नहीं। तो ये यहाँ से चला, ये जहाँ जाके टकराया, सीधा चला, फिर इसकी टक्कर हो गई किससे? इसके अंदर जो परमाणु हैं इसके अंदर। अब ये टक्कर लगने के बाद मान लो इधर मुड़ गया, सीधा कब तक चलेगा? जब तक रास्ते में कोई दूसरा परमाणु नहीं आता। फिर ये सीधा चला, सीधा चला, रास्ते में कोई दूसरा परमाणु आ गया, फिर टक्कर लग गई, फिर कहीं और को मुड़ गया। समझ रहे होंगे ना? तो ये ऊष्मीय वेग जो इसका होता है, उससे चलते टाइम ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किससे टकराते रहते हैं? चालक के अंदर जो परमाणु हैं उनसे टकराते रहते हैं, और टकराने के बाद इनके वेग की दिशा बदल जाती है। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊंगा, बाकी के बारे में सेम लिखूंगा, देखिएगा। ये कोई इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ से चला u1 वेग से। अभी मान लो ये चला ऐसे, और ये यहाँ से यहाँ तक सीधा गया, यहाँ कोई दूसरा परमाणु आ गया, ये टकरा गया, तो इतने टाइम तो सीधा चला ना, ये इतने टाइम सीधा चला। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे जितने टाइम में सीधा चला, एक टक्कर ये यहाँ से चला था, यहाँ टक्कर जाके लगेगी इसकी, फिर यहाँ से ये चला ऐसे, टक्कर लगने के बाद मुड़ गया, यहाँ आ गया, यहाँ कोई दूसरा परमाणु बीच में आ गया, फिर इसकी टक्कर लगी, तो ये दो टक्कर के बीच सीधा चला ना ये। तो ये जो टाइम है, जितनी देर ये सीधा चला, इसे कहते हैं श्रांतिकाल। बहुत डीपली नहीं बताने का श्रांतिकाल क्या होता है। अब आपने यहाँ लगा दी बैटरी, क्या लगा दी? बैटरी। तो बैटरी के लगते ही इसका वेग u1 रहेगा कि बदल जाएगा? सोचो भाई, जब बैटरी नहीं थी तो उसका वेग u1 था, जैसे ही बैटरी लगेगी तो इस इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा, कहाँ? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, यानी कि प्लस की तरफ बल लगेगा। तो बल लगेगा, तो बल लगने से इसमें क्या आएगा? त्वरण आएगा, या बल लगेगा तो इसका वेग परिवर्तित होगा। ठीक है, तो अब मैं ये मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ गया और विद्युत क्षेत्र आपने इस पर लगा दिया, तो इसका प्रारंभिक वेग u1 था, विद्युत क्षेत्र लगाने पे इसका वेग हो गया v1, और विद्युत क्षेत्र ने इसे कितना खींच लिया? v1 दूर खींच दिया, और टाइम कितना लगा? τ1। ऐसे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन था, उसका पहला वेग था u2। कितना वेग था? u2। आपने विद्युत क्षेत्र लगाया और उसका वेग कितना हो गया? अब v2 हो गया, और वो सीधा चला कितने टाइम तक? τ2 टाइम तक। फिर कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन था, इसका प्रारंभिक वेग था कितना? u3। विद्युत क्षेत्र आपने लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाने से उसका वेग हो गया v3, और वो τ3 टाइम तक सीधा चला। ये मैंने आपको बता दिया, तो नोट कर लीजिए। माना विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग क्रमशः u1 ऊष्मीय वेग, u2 u3 ... un है, तथा श्रांतिकाल वो है जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन सीधे चलेंगे। एक टक्कर लगी, फिर सीधा चला, फिर दूसरे से टकराया, वो जो टाइम है बीच का, दो टक्करों के बीच का टाइम, वो श्रांतिकाल है। श्रांतिकाल क्रमशः τ1 τ2 τ3, τ1 τ2 τ3 ... τn है। अब लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में श्रांतिकालों, ये श्रांतिकाल है में, ये जो श्रांतिकाल है में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रमशः, अब विचार करिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे, किसी इलेक्ट्रॉन का वेग था u1, कितना था? u1। वो चला τ1 टाइम तक सीधा। देखो समझ लेना ध्यान से, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होगा नहीं तो आपको। इसका वेग था u1, कितना था?
u1, इस पे लगा विद्युत क्षेत्र और ये τ1 टाइम तक सीधा चला, तो विद्युत क्षेत्र लगने पे इसका वेग हो गया v1। कितना हो गया? v1। तो इसका वेग कैसे निकालें? गति का समीकरण लगाओ, v बराबर u प्लस at से। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो वेग हुआ विद्युत क्षेत्र लगने पे कितना हो गया? वो हो गया v1। उसका पहला वेग कितना था ऊष्मीय? u1। त्वरण कितना है इलेक्ट्रॉन का? a। और टाइम कितना लगा उसे? जितने टाइम वो सीधा चला, τ1 टाइम तक। समझ में आ गया होगा आपको। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को देखिए, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसका ऊष्मीय वेग था u2 और विद्युत क्षेत्र लगने पे उसका वेग हो गया v2, और वो इलेक्ट्रॉन, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, वो कितने टाइम तक चला सीधा? τ2 टाइम तक। यानी कि उस पर ये यहाँ से चला, एक यहाँ से टकरा के चला किसी से, और τ2 टाइम तक सीधा चला, फिर जाके टकरा गया। तो वो जो टाइम है बीच का, जितने टाइम तक वो सीधा चला, वो हमारा कितना है? τ2। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन था, उसका ऊष्मीय वेग था u3। कितना था? u3। और वो चला कितने टाइम तक सीधा चला? इतने टाइम तक, τ3 तक, यानी इतने टाइम तक उस पर विद्युत क्षेत्र लगा, और उसका वेग कितना हो गया इस विद्युत क्षेत्र के कारण? v3। ऐसे ही कोई nवां इलेक्ट्रॉन है जिसका वेग कितना हो गया? vn। उसका ऊष्मीय वेग कितना था? un। और त्वरण कितना है? a। और टाइम है उसका τn, जितने टाइम तक वो सीधा चला। दो टक्करों के बीच के टाइम है हर एक इलेक्ट्रॉन के। तो ये हमने क्या कर दिए? विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो वेग आरोपित हुआ वो निकाल दिए। अब इन वेगों का औसत क्या बन जाएगा? अनुगमन वेग बनेगा। अतः इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, क्या निकाल रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। वो होगा vd। कैसे निकलेगा? इन सब का औसत v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn। ये हमने इनका क्या निकाल दिया? औसत निकाल दिया। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम। देखिएगा vd बराबर, वहाँ से वैल्यू रखिएगा u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2। ऐसे ही v3 की वैल्यू u3 प्लस a τ3 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही यहाँ v4 की वैल्यू आ जाएगी, v5 की आ जाएगी, मैं यहाँ भर रहा हूँ vn की वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी un प्लस a τn अपॉन n। थोड़ा ऊपर से हटा देता हूँ, मैं ऊपर से करूँगा। जी देखिएगा vd बराबर, मैंने वेक्टर लगाया हुआ है, चिन्ह सहित वैल्यू जा रही है इनमें सब में, दिशा सहित, सॉरी दिशा सहित। तो यहाँ से u1 प्लस u2 प्लस u3 अलग अलग कर लिया इसे, u1 u2 u3 को, डॉट डॉट un प्लस, अब ये यहाँ से देखो a सब जगह से कॉमन है, तो यहाँ हो गया τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट 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 τn। ये मैंने a यहाँ से कॉमन ले लिया, और अपॉन n। ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो vd इज़ इक्वल टू, मैं इतने पोर्शन को ये समझो कि इन दोनों का बटा 1 है, अलग अलग कर लेता हूँ। u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un अपॉन n। n को दोनों तरफ मैं अलग अलग कर लेता हूँ। τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट 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 τn अपॉन n इंटू a। वेक्टर क्वांटिटी है जो मैंने शुरू से इनमें वेक्टर लगाया हुआ है।
वेक्टर लगाना ज़रूरी भी था, क्योंकि हमें पता है ये जो वेग हैं, अब इनका औसत आप देख चुके शुरू में ही, औसत ऊष्मीय वेग है ये होता है 0। औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है इलेक्ट्रॉनों का? 0 होता है। ये वेग आगे को, पीछे को, दाएं को, बाएं को, कट पे सब ये क्या हो जाएंगे? 0। और ये है, ये जो हमारा τ1 τ2 τ3 τn क्या है? ये है श्रांति कालों का औसत, तो इसे कहेंगे τ। तो वी डी इजिकल टू क्या आ गया हमारा? ए τ। ये हमारी इक्वेशन बन गई 2। तो सीधा भी बना सकते थे इसे, लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा τ क्या है? जितने भी श्रांति काल हैं उन सब का एवरेज है। अब आप ए की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। ए का मान रखने पर रखिएगा वी डी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू τ। ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि अनुगमन वेग जिस तरफ है उसके विपरीत विद्युत क्षेत्र है। तो ये हमारा अनुगमन वेग का व्यंजक भी आप कह सकते हैं, आ गया। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि अनुगमन वेग का व्यंजक सिद्ध कीजिए, तो आप यहाँ तक करेंगे। तो नेगेटिव चिन्ह क्या बता रहा है कि जिस तरफ विद्युत क्षेत्र है उसके अपोजिट क्या है? अनुगमन वेग है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर पेपर में ये आता है कि अनुगमन वेग का व्यंजक प्राप्त करिए, तो आप ये कर सकते हैं। अब मैं इसका केवल लूँगा संख्यात्मक मान। क्या लूँगा? संख्यात्मक मान, क्योंकि मुझे क्या सिद्ध करना है? मुझे ओम का नियम सिद्ध करना है। मैं इसे ऊपर से हटा देता हूँ। संख्यात्मक मान में मैं नेगेटिव नहीं लगाऊंगा। लेने पर, संख्यात्मक मान लेने पर जी, तो वी डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ई τ अपॉन एम। ये इक्वेशन हो गई मेरी 2। अगर आपने स्टार्टिंग में जो मैंने डायग्राम बनाया था उसे देख लो, तो कुछ ऐसा था। मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाऊंगा चलते हुए, केवल बैटरी दिखा देता हूँ। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एरिया ए, ये विद्युत क्षेत्र ई, और इसकी लंबाई थी एल। यहाँ कितने वोल्ट की बैटरी लगाई? 20 वोल्ट की बैटरी लगाई। यहाँ विभवांतर कितना स्थापित हो गया? 20 वोल्ट। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। और इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर को, कौन से वेग से चलेंगे? अनुगमन वेग से चलेंगे। मैंने आपको समझा दिया था, वो होता है वी डी। तो जो यहाँ विभवांतर लगा है, विभवांतर के कारण चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वो होता है भाई E बराबर V अपॉन एल। E बराबर V अपॉन एल, ये आपने पढ़ा होगा इससे पहले, ठीक है। अब ये E की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो E का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिएगा वी डी बराबर E, ये वाला E, और इस E की वैल्यू हो गई V अपॉन एल, और क्या बचा यहाँ पे τ, और ये m। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू आपको मिल गई है ई वी τ अपॉन एम एल। इसे हम समीकरण कह सकते हैं 3। अब चालक में जो धारा बहेगी, चालक में जो धारा बहेगी, एक डेरिवेशन होता है इससे पहले। चालक में धारा जो होती है वो विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो परंतु
चालक में धारा I बराबर NEAVD ये होती है भाई। ये है विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध, इससे पहला डेरिवेशन है ये। अब यहाँ पे आप VD का मान रख देंगे यहाँ से उठा के, समीकरण 3 से VD का मान रखने पर, समीकरण 3 से VD का मान रखने पर, तो देखो I बराबर क्या आ जाएगा भैया, NEA, VD की वैल्यू हो गई EV टॉ अपॉन ml, तो I बराबर N E गुणा E क्या हो जाएगा, E स्क्वायर A टॉ, N जुका तो E गुणा E क्या हो गया, E स्क्वायर A टॉ अपॉन ml, और ऊपर V भी तो है अभी, ये V, N ये रहा, E गुणा E स्क्वायर हो गया, A टॉ हो गया और V बचा। इस V को यहाँ से उठा के बटे में ले आओ भाई, ये बन गया NE स्क्वायर A टॉ अपॉन ml। इन्हें पलट दो, इसे ऊपर इसे नीचे, इसे ऊपर इसे नीचे, तो V अपॉन I बराबर क्या आ गया, ml बटे NE स्क्वायर A टॉ। यदि ताप क्या हो, यदि ताप क्या हो, निश्चित हो, तो भी नहीं बदलने का। देखो m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, नहीं बदलने का। तार की लंबाई नहीं बदलने की। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं अपने आप घट बढ़ने की। इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं बढ़ने का, ना घटने का। और चालक का जो क्षेत्रफल है वो भी नहीं घटे बढ़ेगा अपने आप। यदि आपने ताप को निश्चित कर दिया तो टॉ भी क्या हो जाएगा, तो टॉ भी क्या होगा, हमारा नियत हो जाएगा, नियत होगा। देखो बाकी सब नियत थे, टॉ भी नियत हो गया क्योंकि ताप हमने चालक का क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। तो ये पूरा पद कैसा हो गया भाई, ये पूरा पद हो गया नियत। यहाँ से करेंगे तो V अपॉन I बराबर क्या बनेगा, नियत बनेगा। ये पूरा पद क्या होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा नियतांक। जब ये नियतांक हो जाएगा, इस नियतांक को हम क्या कहेंगे, तो V अपॉन I नियत होगा। ये पूरा पद क्या होगा हमारा, नियत होगा। जिस नियतांक को चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अतः R जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, जो ये पूरा नियतांक है, ml बटे NE स्क्वायर A टॉ। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, R हो जाएगा ml बटे NE स्क्वायर टॉ। तो यहाँ V अपॉन I ये पूरा पद नियतांक, इस नियतांक को हम कहते हैं प्रतिरोध। तो हमने सिद्ध क्या कर दिया, अनुगमन वेग के फॉर्मूले का यूज करके हमने सिद्ध कर दिया, इसका यूज करके कि V अपॉन I नियत है। ठीक है, V अपॉन I नियत है, तो हम क्या कहेंगे, तो V अपॉन I को हम क्या कर देंगे, नियत कर देंगे। नियतांक को क्या कहेंगे, R कहेंगे। नियतांक को क्या कहेंगे, R कहेंगे। यही ओम का नियम है। तो बच्चों ये हमने क्या किया, अनुगमन वेग के आधार पे क्या कर दी, ओम के नियम की उत्पत्ति कर दी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।